हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम रहेगा अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या फिर आप 12th के हैं, दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग रहेगा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो जैसे कि नाम से इसके क्लियर हो रहा है अमीनो एसिड्स, तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा जिसमें अमीन ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप भी होता है। और एक मज़ेदार बात ये है कि इसमें जो दो फंक्शनल ग्रुप फ़िलहाल हम देख रहे हैं, अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, वो दोनों ही ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच्ड होते हैं जिसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, अमीनो एसिड एक प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड ही हैं जिसमें अमीनो ग्रुप। तो लेट्स सपोज ये कोई कार्बन है, कार्बन एटम है, तो इसी कार्बन एटम से आपका एसिडिक ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और जो अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 वाला जो ग्रुप है, ये दोनों ही ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच्ड है जिस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पर दो और ग्रुप मौजूद होंगे जिसमें से एक जो होता है वो हाइड्रोजन एटम होता है और दूसरा जो है वो कोई भी वेरिएबल R ग्रुप हो सकता है। चूँकि एक कार्बन एटम से यहाँ पर मतलब कि कार्बन की चारों वैलेंसी पर 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए अमीनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी कहा जाता है। जैसे देखिए, एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ, और इस मीथेन से चारों के चारों अलग ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो अमीनो एसिड के बारे में अगर इसके डेफिनेशन बताएंगे तो हम लोग इस सब इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर हैविंग अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, along with a hydrogen atom and a variable R group. And also amino acids are considered as substituted methane. And the carbon atom over which the acidic group and amino group both are attached, this carbon atom is known as alpha carbon. Alpha carbon. Getting? Now, in nature, based on these variable groups, we can found many of amino acids. Many amino acids can be found in the nature, but those amino acid which makes protein, मतलब ऐसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं, तो there are only 20 types of amino acid which makes protein, proteins. तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि नेचर में बहुत प्रकार के अमीनो एसिड पाए जा सकते हैं। रीज़न है वेरिएबल ग्रुप का होना, लेकिन वो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन में पाए जाते हैं वो सिर्फ 20 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, अब वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड कौन हैं, क्या उनके नाम याद रखने पड़ेंगे? तो हाँ, अगर रख सकते हैं तो ज़रूर याद रखिए, वो आपके काम ही आने वाले हैं। अब वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड को याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देने की कोशिश करूँगा। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो भी सही है, कोई और तरीका है आपके पास तो भी सही है।
अदरवाइज जो मैं 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो 20 टाइप के अमीनो एसिड जो कहीं ना कहीं हमारे 11th और 12th दोनों ही सिलेबस में जो अमीनो एसिड का जिक्र किया हुआ है, वो 20 अमीनो एसिड कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो उनके लिए ट्रिक पहले नोट करेंगे कि A4 C2 G2 HIL2 MP2 ST3V। तो 4 2 6 2 8 9 10 2 12 13 2 15 16 16 3 19 और 1 20। तो 20 अमीनो एसिड को याद रखने के लिए ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने एक ट्रिक बनाया है, A4 C2 G2 HIL2 MP2 ST3 और V। देख लेते हैं इनके नाम किस प्रकार से हैं। तो A4 का मतलब है कि A नाम से यहाँ 4 अमीनो एसिड हैं। कौन कौन से वो अमीनो एसिड हैं देखेंगे तो एक है एलानिन, दूसरा है एर्जिनिन, तीसरा है एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, एर्जिनिन और एक ए से हो जाएगा एस्पैराजिन। अब C2 के लिए, तो C2 के लिए दो नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक है सिस्टीन और एक दूसरे C से होगा सिस्टाइन। ठीक है, G2 के लिए हम देखते हैं। G2 के लिए, तो G2 के लिए एक G से होगा ग्लाइसिन और दूसरे G से होगा ग्लूटामिक एसिड। H के लिए जो हमारा कोड रहेगा वो है हिस्टाइडीन, I से आइसोल्यूसिन, L से हमारे लिए यहाँ पर L से दो रहेंगे, एक L से लाइसीन और दूसरे L से ल्यूसीन। M से हम यहाँ लिखेंगे मैथ्योनिन, M से लिखेंगे मैथ्योनिन। P2 के लिए एक P से होगा प्रोलीन और एक के लिए होगा फिनाइल एलानिन। S के लिए हम लिखेंगे सेरीन। T3, यहाँ पे T3 है तो T3 के लिए हम लिखेंगे टाइरोसिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। और लास्ट V से हो जाएगा वैलीन। तो ये वो 20 अमीनो एसिड हैं जो आपको 11th या 12th में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो इन 20 के नाम याद करने की ये ट्रिक है। याद रखेंगे अमीनो एसिड बहुत प्रकार के नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, अब इन सभी अमीनो एसिड को इनके प्रोडक्शन के बेसिस पे और या फिर इनके केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इनको इनके प्रोडक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे।
तो सबसे पहले हम अमीनो एसिड्स को उनके प्रोडक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। प्रोडक्शन मतलब उनके बॉडी में सिंथेसिस के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो अमीनो एसिड को हम 3 क्लासेस में बांट सकते हैं उनके सिंथेसिस के बेसिस पे। ऑल्दो आपको कई सारी किताबों में 2 ही मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे 3 समझेंगे। जो पहला टाइप होगा अमीनो एसिड का, उसे हम कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरा हो जाएगा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और तीसरा होगा आपका सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये किस बेसिस पे हैं? ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन इन द बॉडी। ठीक है, देखिए एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? ऑल दोज अमीनो एसिड्स which are not synthesized by our body and need to be taken from outside। और ऐसे अमीनो एसिड जो हमारा शरीर नहीं बनाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर ऐसे अमीनो एसिड को हमको बाहर से ऑब्टेन करना पड़ेगा अपने भोजन वगैरह के माध्यम से। ध्यान रखेंगे, इसेंशियल या नॉन इसेंशियल का मतलब कतई ये नहीं है कि ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या उनका प्रोडक्शन बॉडी में हो रहा है? तो अगर हो रहा है तो वो नॉन इसेंशियल आएंगे, मतलब उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं हो रहे हैं तो उनको बाहर से लेने की आवश्यकता है इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ से नाम क्लियर हो गया। तो ये कौन से हो जाएंगे? ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अब एक तीसरी कैटेगरी हमने बना रखी है सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। ये कौन सी कैटेगरी है? तो ये वो अमीनो एसिड हैं, ठीक है, ये वो अमीनो एसिड हैं जो हमारे बॉडी में बनते तो हैं बट एट अ वेरी स्लो रेट। जो हमारे शरीर में बनते तो हैं लेकिन बहुत ही स्लो रेट से बनते हैं। क्लियर है? तो ऐसे अमीनो एसिड को फिर हमको हो सकता है कुछ शरीर बना दे, तो कुछ को बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वो हो गया। अब अगर हम इसमें से नॉन एसेंशियल याद कर लें तो बचे हुए इसेंशियल या सेमी इसेंशियल हो जाएंगे, या अगर हम इसेंशियल सेमी इसेंशियल याद कर लें तो जो 20 अमीनो एसिड अभी हमने पढ़े हैं बाकी के बचे हुए वो नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है, आपको फिर जैसे मैं कह रहा, जैसे सुविधा लगे आप वैसे याद कर सकते हैं। फिलहाल इसेंशियल अमीनो एसिड और सेमी के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, वो आप चाहें तो नोट कर लेंगे। ट्रिक है ट्राई दिस VIP मॉल। कैपिटल के बाद 2 स्मॉल है, मतलब कि ये सब मिलकर एक अमीनो एसिड बना रहे हैं। जैसे ये कैपिटल के बाद 2 स्मॉल है तो इसका मतलब ये कुल मिलकर एक अमीनो एसिड का ट्रिक है, और ये कैपिटल जितने वाले हैं वो सब एक इंडिविजुअल अमीनो एसिड है। तो इस तरीके से अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 20 में से 10 अमीनो एसिड का ट्रिक हमने यहाँ पे लिख लिया है। और ये कौन से अमीनो एसिड है बेटा? तो ये सब इन्हीं 10 में इसेंशियल और सेमी इसेंशियल भी है। आपको याद कर रखना है कि सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड की कुल संख्या 2 है और उनके नाम हैं हिस्टाइडीन
हिस्टाइडीन एंड एर्जिनिन। तो हिस्टाइडिन और एर्जिनिन वो दो अमीनो एसिड हैं जो सेमी इसेंशियल हैं, मतलब ये शरीर में बनते तो हैं लेकिन एट अ स्लो रेट से बनते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें सेमी इसेंशियल कह दिया। तो अगर 10 में से 2 जो सेमी इसेंशियल हो गए, मतलब बचे हुए 8 इसेंशियल हो गए और बाकी के 10 नॉन इसेंशियल। अब देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहां पर देखेंगे TRY लिखने का मतलब है ये कौन सा अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन है। इस T से क्या याद लिखेंगे, जैसे अगर आपको ट्रिक याद हो तो वहां पर ट्रिक में हमने T3 पढ़ा था, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन और टाइरोसिन, ठीक है। तो अब यहां पर ट्रिप्टोफैन तो हो गया, बचा है कौन सा, थ्रियोनिन और टाइरोसिन। तो इसमें से कौन सा होगा, इसमें से होगा थ्रियोनिन। अब सर अगर कंफ्यूजन हो गया एग्जाम में कि थ्रियोनिन है कि टाइरोसिन है, ये संभावना है। तो अगर आप इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एक T से ट्रिप्टोफैन हो गया, TRY से वो क्लियर हो रहा है ट्रिप्टोफैन, लेकिन इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो अगर ये आप डायरेक्ट याद कर लेते हैं थ्रियोनिन तो ठीक है। तो ये 11th वाले बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर 12th का, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो थ्रियोनिन आपको याद करने में समस्या नहीं होगी। कारण क्या है कि क्लास 12th में हम एक डिजीज का नाम पढ़ते हैं जिसका नाम है PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये 12th में है एक डिजीज। तो वहां पर आप ये बीमारी में पढ़ते हैं कि एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। वो यूजुअली कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वो फिनाइल एलानिन यूजुअली कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें, एक दूसरे अमीनो एसिड में जिसका नाम है टाइरोसिन। तो हमारे शरीर में एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलानिन जो एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है, टाइरोसिन में। यानी हमारे शरीर में, यहां से हम क्या पता लगा पा रहे हैं कि टाइरोसिन हमारे शरीर में बन जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज्ड हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन इसेंशियल है। और हम ये ट्रिक पढ़ किसका रहे हैं, हम ट्रिक पढ़ रहे थे इसेंशियल सेमी इसेंशियल का। तो अगर 12th के आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये याद होगा कि टाइरोसिन बन जाता है, इसका मतलब शरीर में टाइरोसिन सिंथेसाइज्ड हो जा रहा है, तो टाइरोसिन एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हुआ। तो अगर एक टी टाइरोसिन नॉन इसेंशियल हो गया, ट्रिप्टोफैन अगर एक क्लियर ही है, तो बचा कौन, थ्रियोनिन, वही हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसके बाद ये जो हिस है, तो ये हिस ऑलरेडी हम आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये हिस्टाइडीन के लिए है, और हिस्टाइडीन मैंने पहले ही बता रखा है वो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड है। कुछ किताबों में इसे आज भी इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। कारण है कि वो मानते हैं कि शरीर में बन जाता है, भाई धीरे ही बन रहा है लेकिन बन रहा है, तो वो इसेंशियल, मतलब चाहिए उसको, सॉरी बन नहीं रहा, वो चाहिए हमारे शरीर, ठीक है। लेकिन हम इसको सेमी इसेंशियल में पढ़ेंगे। चलिए वी से हो गया क्लियर है, वैलीन। आई से हो गया आइसोल्यूसिन। अब आता है फिर पी पे। तो पी पे हमने 2 पढ़ा था, एक पी से पढ़ा था प्रोलीन और एक पी से पढ़ा था फिनाइल एलानिन, ठीक है, फिनाइल एलानिन। तो अब यहाँ पे प्रोलीन होगा कि फिनाइल एलानिन होगा, तो यहाँ देखिए बेटा वापस से वही ट्रिक है, अगर आप 12th के हैं तो 11th वाले भी समझ सकते हैं इसे। ये एक डिसऑर्डर है PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया इसे कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं। 12th वाले ध्यान से देखें कि फिनाइल एलानिन ही कन्वर्ट हो जाता है टाइरोसिन में। तो टाइरोसिन तो हमारे शरीर में बन जाता है, लेकिन फिनाइल एलानिन को हमें न्यूट्रिएंट के साथ लेना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब फिनाइल एलानिन हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होता है, और अगर वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होता है तो वो इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इसका मतलब यहाँ P से फिनाइल
फिनाइल एलेनिन आएगा, ठीक है, ना कि प्रोलीन आएगा, एलेनिन आएगा, ठीक है। इसका मतलब प्रोलीन जो है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में चला गया। एम से क्लियर है, एम से होता है मेथियोनिन, ठीक है। अब आते हैं ए पे। तो ए पे हमने 4 नाम पढ़े थे, अभी ट्रिक में 4 नाम पढ़े थे, एलेनिन, अर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेरेजिन। सर यहां पर ए से क्या होगा, कैसे याद रखेंगे? ये देखो बेटा, अर्जिनिन पहले ही बता रखा है सेमी इसेंशियल की कैटेगरी में है, तो ये ए से अर्जिनिन हो गया। मतलब आपको अपने दिमाग में हिस्टाइडिन और अर्जिनिन तो हमेशा रखना है, आपको अपने दिमाग में हिस्टाइडिन और अर्जिनिन तो हमेशा रखना है, ठीक है, कि ये दोनों सेमी इसेंशियल हैं। अब बचा एल और एल, तो 2 ही एल से हमने पढ़ा है, एक लाइसिन और एक ल्यूसीन, तो वो दोनों यहाँ आ जाएंगे। मतलब लाइसिन और ल्यूसीन क्या होंगे, हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस इन द बॉडी, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि अमीनो एसिड को उनके केमिकल नेचर के भी बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो अब हम अमीनो एसिड को क्लासिफाई करेंगे उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे। चलिए, तो अमीनो एसिड को हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं अब किस बेसिस पे, तो उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो यहाँ पर हम उनको कई क्लासेस में बांट सकते हैं, उनके केमिकल नेचर पे कई क्लासेस में बांट सकते हैं। जैसे कि क्या जो अमीनो एसिड है वो एसिडिक नेचर का है, यानी अमीनो एसिड कैसा है, एसिडिक अमीनो एसिड है, या फिर वो जो अमीनो एसिड है वो बेसिक अमीनो एसिड है, या वो ना एसिडिक ना बेसिक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, या वो एक एल्कोहलिक अमीनो एसिड है, मतलब कि एक OH ग्रुप कंटेन कर रहा है, या फिर वो एक हेट्रो साइक्लिक अमीनो एसिड है, ठीक है, और या फिर वो एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, या फिर वो एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये सब नाम से क्लियर हो रहे हैं भाऊ, ठीक है, कि एसिडिक अमीनो एसिड का मतलब है, जैसे अगर हम बात समझें तो हमने पढ़ा था कि जो अमीनो एसिड होते हैं उसमें एक अल्फा कार्बन होता है जिसको चारों वैलेंसी पे 4 ग्रुप मौजूद होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। एक आपका COOH है और एक आपका NH2 है, एक H है और एक कोई वेरिएबल ग्रुप है। देखिए ये बेसिक नेचर का है तो इसके वजह से कंपाउंड जो है बेसिक होगा, और ये एसिडिक नेचर का है तो इसके वजह से पूरा कंपाउंड एसिडिक होगा। अब ये इक्वल अमाउंट में मौजूद है, लेकिन अगर ये जो वेरिएबल R ग्रुप है, अगर इस वेरिएबल R ग्रुप के जगह भी कोई एक एसिडिक ग्रुप आ जाए तो ये ओवरऑल ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, एक एसिडिक अमीनो एसिड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इस वेरिएबल R ग्रुप की जगह कोई अमीनो ग्रुप आ जाए, कोई बेसिक ग्रुप आ जाए, तो वो एक बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। और यहाँ पर ना एसिडिक ना बेसिक हो तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड हो जाएगा। अगर कोई OH ग्रुप कंटेनिंग आ जाए तो वो एल्कोहलिक हो जाएगा। कोई साइक्लिक रिंग यहाँ आ जाए जिसमें कार्बन के अलावा कोई एक है, जिसे हम आगे समझेंगे,
तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा, और ऐसे ही एरोमेटिक या सल्फर कंटेनिंग हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर R की जगह, अगर यहाँ पे R की जगह हमने H रख दिया तो H ना एसिडिक ना बेसिक, ये यहाँ पर बन जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। और ये जो स्ट्रक्चर बना ये किस अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, तो ये बेटा ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। तो कहीं ना कहीं ग्लाइसिन कैसा हो गया, वो न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया। अगर इसी R के जगह अगर हम CH3 जोड़ दें तो अब ये जो जिसका स्ट्रक्चर हो गया, अब ये जिसका स्ट्रक्चर हो गया वो है एलेनिन। तो फिर से एलेनिन जो है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, तो मैं न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मैं न्यूट्रल अमीनो एसिड के पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे ग्लाइसिन, जैसे एलेनिन, जैसे वैलीन। याद रखेंगे ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। चलो एसिडिक अमीनो एसिड पे तो यहाँ पर अगर कोई COH ग्रुप आ जाए, जैसा कहाँ देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है 2 अमीनो एसिड हैं, एक है एस्पार्टिक अमीनो एसिड और एक है आपका ग्लूटामिक अमीनो एसिड। तो ग्लूटामिक और एस्पार्टिक अमीनो एसिड ये एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है। बेसिक की बात करेंगे तो लाइसिन एंड अर्जिनिन उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेसिक अमीनो एसिड के। हेट्रोसाइक्लिक की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल बेटा प्रोलीन हो जाएगा, प्रोलीन। ठीक है, इवन हिस्टाइडिन भी हो सकता है वहाँ पे, वो भी लिख सकते हैं। सल्फर कंटेनिंग में यहाँ पे मैथियोनिन आ जाएगा एग्जाम्पल में। ठीक है, ये एक एक एग्जाम्पल हैं बस आपको समझाने के लिए। एरोमेटिक में यहाँ पर, एरोमेटिक में आपको यहाँ पर टाइरोसिन हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन हो जाएगा। फिनाइल एलेनिन जो है बेटा, फिनाइल एलेनिन वो आप एल्कोहलिक में भी रख सकते हैं, एल्कोहलिक में भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप होता है। बाकी एल्कोहलिक में एक एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो आप सेरीन लिख सकते हैं, आप सेरीन लिख सकते हैं। जैसे अगर इसी CH3 की जगह अगर मैं 2 मिटा दूं और CH2OH कर दूं तो अब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अब ये एक एल्कोहलिक है अमीनो एसिड और ये एग्जाम्पल हो गया सेरीन का। ठीक है, आपको जो आवश्यकता पड़ेगी अभी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, वो बनेगा फिनाइल एलेनिन और टाइरोसिन का स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको 12th में काफ़ी सारे टॉपिक समझने में आसानी होगी। फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे ये हो गया फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर। और अगर इसी फिनाइल एलेनिन में इस बेंजीन के इस पैरा पोजीशन पे अगर हम OH ग्रुप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर टाइरोसिन का। अब ये स्ट्रक्चर हो गया टाइरोसिन का। ठीक है, तो ये कुछ अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड समझना, इसका मतलब क्या है कि पहले तो इस अमीनो एसिड में एक साइक्लिक रिंग मौजूद होगा, साइक्लिक रिंग मौजूद होगा जिसमें कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट, कोई हेट्रो एटम मौजूद होगा। ठीक है, जैसे प्रोलीन का ही अगर आप स्ट्रक्चर देखें, अगर आप प्रोलीन का स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है।
ये प्रोलीन का, जहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक साइक्लिक रिंग है और उस रिंग में एक डिफरेंट एटम है, कार्बन के अलावा एक डिफरेंट एटम है, ठीक है। तो इन ऐसे अमीनो एसिड को हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, अमीनो एसिड जो बेटा, अमीनो एसिड जो है इसमें जो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक NH2 है और एक जो COOH है, ये अलग अलग pH में, है ना, अलग अलग pH में ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड की एक खास प्रॉपर्टी है कि ये आयोनाइजेबल है, ठीक है, और डिफरेंट पीएच में ये डिफरेंटली आयोनाइज्ड होते हैं। एक फुल्ली आयोनाइज्ड जो अमीनो एसिड होता है, एक फुल्ली आयोनाइज्ड जो अमीनो एसिड होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक फुल्ली आयोनाइज्ड अमीनो एसिड है जिस पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ऑन नॉन एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है। जैसे ये इसका एडजेसेंट एटम है और ये N इस कार्बन का एडजेसेंट है, ये अगल बगल है, ये इसके अगल बगल में और ये इसके अगल बगल में। तो जब किसी मॉलिक्यूल में नॉन एडजेसेंट मतलब बगल वाला नहीं उसके बाद वाला नॉन एडजेसेंट ग्रुप पर इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं, ऐसे आयन को कहते हैं ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन इज द मॉलिक्यूल हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन नॉन एडजेसेंट एटम, ठीक है। और अलग अलग पीएच में के सॉल्यूशन में ये अलग अलग तरीके से अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ज्विटर जो है ये शब्द का मतलब होता है, इस शब्द का शाब्दिक मतलब होता है हाइब्रिड, जिसमें प्लस भी है माइनस भी है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्विटर आयन, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम एक बात ये समझेंगे, यहाँ से हम एक बात ये समझने वाले हैं कि अगर ये एक अमीनो एसिड है, अगर ये एक अमीनो एसिड है, कोई भी एक अमीनो एसिड है, तो ये एक दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ सकता है। मतलब एक और अमीनो एसिड हम यहाँ पर लाएं तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है और वो बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। यानी
two amino acids can be joined together with the help of peptide bond. And how this peptide bond is formed? This peptide bond is formed due to the loss of water molecule. Due to loss of water molecule. जैसे अगर हम इसके बगल में एक और अमीनो एसिड ले आए, तो अब यहां का अगर इसको हम ऐसे लिख दें H, अगर H2 को हम ऐसे लिख दें, तो अब इन दोनों अमीनो एसिड में बॉन्ड बनेगा। और कैसे बनेगा? बाय द रिमूवल ऑफ दिस H2O मॉलिक्यूल। और जब ये H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये किस प्रकार का दिखेगा? ये दिखेगा कुछ ऐसे। ये बॉन्ड CO और ये NH, और इधर इसका पूरा पार्ट और इधर इसका पूरा पार्ट आपस में जुड़ गए। और ये जो बॉन्ड बना, दिस बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि दो अमीनो एसिड या दो से अधिक अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं, है ना? किस बॉन्ड के द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। कैसे वो बन रहा है? वो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस से बन रहा है, जिसमें ये बॉन्ड बन रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमीनो एसिड का और NH2 ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का बीच में। ठीक है, अब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाते चले जाएं। जैसे अब यहाँ पर एक और अमीनो एसिड जुड़ जाए, इससे एक और पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड जुड़ जाए, तो हमको ऐसे अमीनो एसिड की एक चेन मिल जाएगी जिसे हम कहेंगे पेप्टाइड चेन। ठीक है, अगर वो जो पेप्टाइड चेन है, अगर वो जो पेप्टाइड चेन है उसका मॉलिक्यूलर मास एक्सीड कर जाता है 10,000 डाल्टन से, तो फिर उस स्ट्रक्चर को हम कंसिडर करते हैं एज अ प्रोटीन, और वो आता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल के कैटेगरी में। तो अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा था शुरुआत में, तो आपको पता होगा कि उसे हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल आर दोज विच आर रेंजिंग द मॉलिक्यूलर मास from 18 to 800 Dalton, and those who are exceeding more than 10,000 Dalton are considered as biomacromolecule. That is why amino acid are considered under biomicromolecule, because they do not exceed 800 Dalton molecular mass, while the protein or the polypeptides are considered as biomacromolecule, as usually their molecular mass exceed more than 10,000 Dalton. तो अगर यहाँ पर एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता चला जा रहा है, तो हमको एक पेप्टाइड चेन मिलती है, जिसका अगर मॉलिक्यूलर मास 10,000 डाल्टन से ऊपर हुआ तो उसे हम प्रोटीन कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर ये जो चेन बन रही है, इस चेन में दो अमीनो एसिड या 2 से लेकर 20 अमीनो एसिड तक होते हैं, तो उस पेप्टाइड चेन को हम ओलिगो पेप्टाइड चेन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर 2 अमीनो एसिड, जैसे ये एक अमीनो एसिड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया एक और अमीनो एसिड से, तो अब यहाँ पे 2 अमीनो एसिड है पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड है।
अगर ऐसे ही 2 से लेकर 20 तक अमीनो एसिड जुड़े हैं एक पेप्टाइड चेन में, तो उस पेप्टाइड चेन को हम ओलिगोपेप्टाइड चेन कहते हैं। और अगर 20 से ज़्यादा अमीनो एसिड हैं तो फिर उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। आम बोलचाल की भाषा में कई बार हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन को ही कह देते हैं प्रोटीन, कि प्रोटीन और कुछ नहीं पॉलीपेप्टाइड चेन है। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को प्रोटीन कहलाने के लिए उस चेन में कम से कम 50 अमीनो एसिड होने चाहिए। तो अगर कोई 50 अमीनो एसिड की चेन है तब उस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। अब अमीनो एसिड के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको 11th या 12th में मिल जाते हैं। जैसे अमीनो एसिड में कई सारे अमीनो एसिड हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल्स हमारे शरीर में सिंथेसाइज करते हैं। ठीक, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं बेटा कि वो अमीनो एसिड ही होते हैं जो जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अभी हमने डिस्कस भी किया है। यानी हम दूसरे तरीके से कहें तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमीनो एसिड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे हम कि कुछ अमीनो एसिड हैं जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इन्वॉल्व होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कंपाउंड नोन एज मॉलिक्यूल नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जानते हैं, एक पिगमेंट है हमारे आरबीसी में विच इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ग्लाइसिन जो है वो एक्चुअली डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होता है, लेकिन पहले ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन से हम एक हीमोग्लोबिन का पार्ट है जिसे हम हिम कहते हैं, तो ग्लाइसिन से हिम बनता है और फिर हिम जो है वो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन बना देता है। तो ग्लाइसिन का इस्तेमाल होता है हिम बनाने में। ठीक है, ऐसे ही जो अमीनो एसिड हैं जिसमें आपने पढ़ा अभी कि इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और इसमें एक अमीनो ग्रुप भी है। अमीनो एसिड से अगर हम अमीन ग्रुप निकाल दें तो इनको कन्वर्ट किया जा सकता है ग्लूकोज में। ठीक है, इनको कन्वर्ट कर दिया जा सकता है ग्लूकोज में। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसके द्वारा। अब अगर आपको ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोलिसिस ये सब अगर नहीं पता तो आप चैनल में उसकी भी एक शॉर्ट वीडियो है, वहाँ से ये डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। और अगर अमीनो एसिड से हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर दें तो इसी अमीनो एसिड को एक्टिव अमीन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक एक्टिव अमीन का मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ जिसका नाम है हिस्टामिन। एक्चुअली आपने एक अमीनो एसिड पढ़ा जिसका नाम था हिस्टाइडीन, तो हिस्टाइडीन से हम हिस्टामिन बना सकते हैं। हिस्टाइडीन से हम हिस्टामिन बना सकते हैं जो कि एक एक्टिव अमीन है। ये एक एक्टिव अमीन है। कैसे बना सकते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करके। ठीक है, और हिस्टामिन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है।
ठीक है, जिसके बारे में हम आगे कुछ चैप्टर्स हैं उनमें भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कई सारे अमीनो एसिड हैं जो कई सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड के लिए प्रिकर्सर का काम करते हैं। ठीक है, जैसे एक अमीनो एसिड हमने पढ़ा ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन एज अ प्रिकर्सर काम करता है। एक प्लांट हार्मोन है जिसे हम कहते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट में हम IAA भी लिखते हैं। ये आपको प्लांट फिजियोलॉजी वाले टॉपिक में मिल जाएगा। और ट्रिप्टोफैन जो है वो एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है। किसके लिए? निकोटिनेमाइड के लिए। अगर आपको पता है तो ये विटामिन बी का एक फॉर्म है। ठीक है, तो आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है इन अमीनो एसिड से। ऐसे ही जो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड है जिसका नाम है टायरोसिन, वो भी प्रिकर्सर का काम करता है। किसके लिए? मेलानिन के लिए। मेलानिन स्किन पिगमेंटेशन में काम करता है बेटा, हमारे स्किन पिगमेंट में पाया जाता है। और टायरोसिन जो है ये प्रिकर्सर का काम करता है। एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, उसके लिए भी हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके अलावा टायरोसिन जो है वो प्रिकर्सर का काम करता है। एक हार्मोन है एड्रेनलिन, उसके लिए। इसे इमरजेंसी हार्मोन, फाइट फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और टायरोसिन ऑल्सो एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर अ डोपामीन। तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के लिए भी टायरोसिन जिम्मेदार है। तो हम देख पा रहे हैं कि अमीनो एसिड का कहाँ कहाँ क्या काम बन रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा अमीनो एसिड का टॉपिक समाप्त तो होता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है प्रोटीन। ठीक, तो प्रोटीन के बारे में बात करने से पहले कुछ बेसिक शब्द जान लेते हैं। जैसे प्रोटीन जो है वो एक ग्रीक वर्ड से ये टर्म आया है, प्रोटियोज। प्रोटियोज जिसका मतलब होता है प्राइमरी या फिर ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से आया है जिसका मतलब होता है प्राइमरी और ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। मतलब ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मुख्य रूप से जरूरी है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में आप जानते हैं बेटा, कहीं ना कहीं ये मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और बेसिक बात इसकी है कि इसकी बेसिक यूनिट जो है वो अमीनो एसिड होती है, हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि 20 प्रकार के ही अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए प्रोटीन को एक हेटेरो पॉलीमर कहा जाता है। मतलब कि जो डिफरेंट यूनिट से मिलके बना है, एक ही जैसे यूनिट से नहीं मिलके बना। ठीक है,
जैसे होमोपॉलीमर जो होते हैं वो सब एक ही जैसे यूनिट के मिलके बने होते हैं। जैसे आपका सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड का ऑल दो कंडीशन है, लेकिन मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, वो सिर्फ एक ही ग्लूकोज यूनिट, ठीक है, उन्हीं से मिलके बनता है, ठीक है। तो सारे सारे ग्लूकोज यूनिट ही हैं, वो सब ग्लूकोज एक ही प्रकार का यूनिट है, मोनोमर है, तो वो होमोपॉलीमर है। लेकिन प्रोटीन चूंकि 20 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड इसमें मिले होते हैं, इसलिए इसे हेटेरोपॉलीमर कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रोटीन के टाइप्स देख लेते हैं, प्रोटीन के टाइप्स देख लेते हैं बेटा। तो अभी जो हम प्रोटीन का टाइप देखेंगे वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, कि शेप के बेसिस पे प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं। तो शेप के बेसिस पे हम जनरली प्रोटीन को दो टाइप में बांट देते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में जो पेप्टाइड चेन होती है, जैसे अमीनो एसिड जुड़ते हैं पेप्टाइड चेन बनती है, वो पेप्टाइड चेन लंबी हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन कहता है, और उसी को प्रोटीन कहता है, ठीक है। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो अगर कॉइल्ड हो जाए, कॉइल्ड होकर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना ले, कॉइल्ड होकर, जैसे एक सीधी स्ट्रक्चर थी, अब ये आपस में ऐसे कॉइल्ड हो जाए, ठीक है। तो जो ये स्ट्रक्चर बना वो बना एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में एग्जाम्पल लिख लेंगे, इंसुलिन एंड एक्टिन, मसल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। एक्टिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ऐसे ही इंसुलिन भी एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है, मसल सेल्स में पाया जाने वाला। और इंसुलिन एक प्रोटीन है, जैसे है तो ये एक हार्मोन, तो हार्मोन भी ज़्यादातर प्रोटीनीशियस नेचर के होते हैं। और ये वाला हार्मोन जो है बेटा, ये वाला हार्मोन, इसको भी नोट ही कर लें यहाँ, ये हार्मोन जो है वो पैनक्रियाज में एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो रीजन है पैनक्रियाज का, और इस रीजन में एक सेल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स इन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज ये सिक्रीट करते हैं इस हार्मोन को जिसका नाम है इंसुलिन, और जो एक प्रकार का ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, शरीर में बेटा शुगर मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, ठीक है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। फाइब्रस में क्या है, फाइब्रस में कि जब प्रोटीन के जो चेन है वो पैरेलली रन करें एक दूसरे से, ठीक है, और एक फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाएं, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाएं, तो ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। और इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल में आ जाएगा बेटा मायोसिन, मायोसिन आ जाएगा, केराटिन आ जाएगा, और मायोसिन केराटिन के अलावा कोलेजन भी आ जाएगा, ठीक है। मायोसिन अगेन जैसे एक्टिन पाया जाता है मसल सेल्स में, वैसे ही पाया जाने वाला मसल सेल्स है, मसल सेल में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, लेकिन इसका शेप कैसा है, फाइब्रस है, ये फाइब्रस प्रोटीन। केराटिन, केराटिन जो हमारे हेयर में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है, वो भी फाइब्रस नेचर का होता है। और कोलेजन, ठीक है, एनिमल के कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जो भी फाइब्रस नेचर का होता है, ठीक है। तो प्रोटीन को हम शेप के बेसिस पे फाइब्रस और ग्लोबुलर में बांट सकते हैं, ऐसे ही प्रोटीन को हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बांट सकते हैं। प्रोटीन को हम अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे बांटेंगे, प्रोटीन को अब हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे बांटेंगे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन को हम बांटते हैं सिंपल प्रोटीन और
कंजुगेटेड प्रोटीन्स। कंजुगेटेड प्रोटीन्स को कहीं कहीं पे बेटा हेटेरोप्रोटीन्स भी लिखा हो सकता है। देखेंगे सिंपल प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो सिंपल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली अमीनो एसिड्स, जो सिर्फ अमीनो एसिड्स के ही मिलके बने हुए हैं, उसमें और कोई दूसरा कंपाउंड, कोई और दूसरा मॉलिक्यूल वगैरह नहीं है। और कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, ये वो प्रोटीन हैं जिनमें सिंपल प्रोटीन तो होता ही है, मतलब जो अमीनो एसिड के बने होंगे, प्लस इसमें कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी होते हैं। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट मतलब कि जो वो अमीनो एसिड के अलावा किसी और चीज़ से मिलके बने हैं। और कंजुगेटेड प्रोटीन में ये जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ठीक है, तो व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, इन अ कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, अब जो सिंपल प्रोटीन होते हैं, जो सिंपल आपके प्रोटीन होते हैं, ठीक है, वो जनरली हीट देने पर, वो जनरली हीट देने पर कोआगुलेट नहीं होते हैं। ठीक है, कोआगुलेट नहीं होते हैं। ठीक है, और ये सॉल्यूबल होते हैं कहाँ? वाटर में। जबकि जो कॉन्जुगेटेड हैं वो जनरली कोआगुलेट हो जाते हैं और ये इनसॉल्यूबल होते हैं प्रोटीन में। ठीक है, सारे नहीं होंगे लेकिन हाँ जनरली होते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोटीन में आपका एग्जांपल हो जाएगा कोलेजन। ठीक है, ये एक एग्जांपल आ जाएगा इसमें। बाकी कंजुगेटेड प्रोटीन में इस प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेसिस पे ये कई टाइप के होते हैं, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, मेटालो प्रोटीन्स, ठीक है, लिपो प्रोटीन्स, फॉस्फो प्रोटीन्स एंड सो ऑन। ठीक है, मेटालो प्रोटीन का मतलब इसमें प्रोटीन होगा, मतलब अमीनो एसिड की चेन होंगी और उसके साथ साथ उस प्रोटीन में एक कोई मेटल होगा। ठीक है, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB से डिनोट कर देते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो होता है उसका प्रोटीन पार्ट होता है, इस मॉलिक्यूल का ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है, और हिम जो है ये एक मेटल मतलब कि आयरन का पार्ट होता है। आपको दिख रहा है ये एक प्रोटीन है बेटा, एक प्रोटीन है जिसमें ये तो अमीनो एसिड के बने होंगे, लेकिन अमीनो एसिड के अलावा कुछ और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है, और वो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट मतलब कि प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे क्या है, कोई मेटल है। ठीक है, तो मेटालो प्रोटीन क्या होता है? मेटालो प्रोटीन वो कंजुगेटेड प्रोटीन है जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप की जगह क्या होता है, मेटल होता है। ऐसे लिपोप्रोटीन क्या है? ऐसे प्रोटीन है जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप की जगह लिपिड मौजूद होता है। इसका एग्जाम्पल है काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं बेटा, ये डायट्री लिपिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से शरीर के अदर पार्ट में। जैसे अगर आपने 10th पढ़ा ढंग से या आपने 11th ही पढ़ा डाइजेशन वाला टॉपिक, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अलग अलग जो एंजाइम्स हैं उनके हेल्प से अलग अलग चीज़ें, जैसे कि आपका स्टार्च वगैरह, माल्टोज वगैरह, ये सब ग्लूकोज में टूट जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। ऐसे ही जो फैट या इमल्सिफाइड फैट होते हैं वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूट जाता है, मतलब वो सब लिपिड है।
तो वो जो टूट गए अब वो शरीर में एब्जॉर्ब कर लिए गए, है ना, एब्जॉर्ब भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, विलाई माइक्रो विलाई होते हैं, आपने पढ़ा है। तो वो एब्जॉर्ब हो गए, अब उनको वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिया गया, अब उसको दूसरे जगह बॉडी में कहीं और पहुँचाना है अगर, तो वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो डायट्री लिपिड को स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम काइलोमाइक्रॉन्स करते हैं, जो कि एक प्रकार के लिपोप्रोटीन्स हैं, मतलब ऐसे प्रोटीन जहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप लिपिड है, ठीक है। ऐसे ही आपका न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन नाम से समझ में आ रहा है ऐसा प्रोटीन जहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है। इसके एग्जाम्पल में आप इम्यूनोग्लोब्युलिन, जिसे आप एंटीबॉडीज़ कहते हैं, वो भी लिख सकते हैं। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल होता है प्रोटामीन्स। प्रोटामीन्स, तो प्रोटामीन एग्जाम्पल है न्यूक्लियो प्रोटीन का, जहाँ पर प्रोटीन के अलावा एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। प्रोटामीन का फंक्शन वैसे तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जैसे क्रोमोसोम होते हैं सेल में, उनके पैकेजिंग के लिए, या सॉरी क्रोमोसोम में हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए की पैकिंग के लिए एक बेसिक प्रोटीन होता है पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन कहीं ना कहीं डीएनए को टाइटली पैक करके रखता है, ठीक है। लेकिन जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब कि वो प्रोसेस जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जब हैप्लॉइड या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, तो वहाँ पर स्पर्म के हेड में जो डीएनए वगैरह हैं, उनको और टाइटली और कंडेंसली पैक करने के लिए प्रोटामीन का इस्तेमाल होता है। मतलब प्रोटामीन्स वहाँ हिस्टोन को रिप्लेस कर देते हैं, हिस्टोन की जगह प्रोटामीन अब डीएनए को टाइटली पैक कर, ठीक। और ऐसे ही एक है आपका फॉस्फोप्रोटीन्स, जहाँ पर प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप की जगह फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा साइटोक्रोम्स वगैरह, ठीक है, देख लेंगे, जो प्लांट में पाया जाता है, पिगमेंट होते हैं। तो फिलहाल ये सब कुछ टाइप हैं प्रोटीन के ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो, कुछ प्रोटीन के नाम लिख लेंगे, जैसे कोलाजन, जैसे रूबिस्को, ठीक। तो बेटा कोलाजन जो है, इसे कहा जाता है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड में पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है, जबकि वहीं रूबिस्को को कहा जाता है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ होल बायोस्फीयर। संपूर्ण बायोस्फीयर में पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो रूबिस्को है। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर या बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो रूबिस्को है। और अगर पूछा जाए कि एनिमल्स में कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो वो कोलाजन है। कोलाजन एनिमल के कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ में, जैसे कि टेंडन्स, लिगामेंट्स, बोन्स, और इवन टीथ एंड कार्टिलेज में भी कोलाजन मौजूद होते हैं। कोलाजन की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक।
रुबिस्को जिसे आप राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज कहते हैं, ये प्लांट में होता है, ठीक है। और ये ETC वगैरह से संबंधित होता है, ETC वगैरह से संबंधित होता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बेस, प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो प्रोटीन के 4 मुख्य स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और कुछ नहीं है बेटा, ये सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट, ये सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड है। एक पेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड लीनियरली अरेंज्ड हैं और वो एक प्रोटीन बना रहे हैं, तो प्रोटीन के इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। जो हमको अमीनो एसिड का पोजीशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, पोजीशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कि विच अमीनो एसिड इज़ द फर्स्ट, विच अमीनो एसिड इज़ द सेकेंड, विच इज़ द थर्ड एंड सो ऑन। तो हमको प्रोटीन चेन में अमीनो एसिड का जब सीक्वेंस पता होने लगे तो वो जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को हाइपोथेटिकली कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, जिसमें से जो सबसे लेफ्ट एंड होता है उसे माना जाता है कि वहाँ पर फर्स्ट अमीनो एसिड मौजूद है उस प्रोटीन चेन का, और जो सबसे राइट एंड है वहाँ माना जाता है कि लास्ट अमीनो एसिड मौजूद है उस प्रोटीन का। और जो सबसे लेफ्ट एंड वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं एन टर्मिनल, और जो सबसे राइट हैंड साइड वाला जो एंड है उस एंड को कहते हैं हम सी टर्मिनल। और इसका रीजन भी है, रीजन समझिए कि अगर यहाँ पर कोई एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर एक अमीनो एसिड है, यहाँ पर अमीनो एसिड, ये सब किससे जुड़ रहे होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जा रहे होंगे, और ये लीनियर इनका अरेंजमेंट दिख रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जब ये पेप्टाइड बॉन्ड से बन रहे होंगे तो अगर मैं कोई भी एक अमीनो एसिड शुरुआत वाला लेता हूँ, तो ये एक अमीनो एसिड है जो सबसे लेफ्ट एंड वाला है, जो एन टर्मिनल पे है। तो इसके बाद वाला जो होगा वो कहीं ना कहीं यहीं पर H2O के रिमूवल के साथ, H2O के रिमूवल के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, ये देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक, फिर एक और ऐसे ही आ रहा होगा जो यहाँ से H2O का रिमूवल करा रहा होगा और फिर से क्या बना रहा होगा, एक बॉन्ड बना रहा होगा। फिर एक और होगा जो वाटर का रिमूवल कर रहा होगा, और इस तरीके से करते करते पेप्टाइड चेन जो है वो बन रही होगी। और ये मान लेते हैं कि ये वो अमीनो एसिड है जो सबसे राइट एंड वाला है। तो ये सबसे राइट एंड में सबसे लास्ट अमीनो एसिड है और सबसे लेफ्ट एंड में ये सबसे पहला अमीनो एसिड है। तो देखेंगे इस पहले अमीनो एसिड में जो इस तरफ जो ग्रुप है वो N ग्रुप है, और जो यहाँ पे है वो C ग्रुप, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसलिए राइट हैंड वाले को हमने C टर्मिनल कह दिया और लेफ्ट हैंड वाले को N टर्मिनल कह दिया। क्लियर है? तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेटा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन, और एक होता है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ
सेकेंडरी प्रोटीन। ठीक है, अब क्या होता है, नेचर में जो पेप्टाइड चेन होते हैं वो जनरली ऐसे रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर में नहीं मौजूद होते हैं, उनमें थोड़ा समय जाने के बाद कॉइलिंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा टर्न होता है। क्लियर है? अब अगर वो कॉइलिंग हेलिकली होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर में होती है, तो फिर उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। और अगर वो प्लीटेड शीट के रूप में होती है तो अब देखते हैं ये स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, क्यों होता है, तो प्रोटीन है, पेप्टाइड चेन है, कोई पेप्टाइड चेन है। अब ये पेप्टाइड चेन जो है वो ऐसे घूमने लगे। ठीक है, तो अब ये जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और अगर ये जो लीनियर चेन है, ये लीनियर चेन कुछ पैरेलली एक दूसरे के रन करने लगे और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो बने, तो उस स्ट्रक्चर को, ऐसे प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। अब समझेंगे ऐसा होता क्यों है। तो यहां पर देखेंगे बेटा, यहां पर आपको दिख रहा है कि अल्फा हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की, पेप्टाइड चेन की एक ही स्ट्रैंड मौजूद है, जबकि ये एक अलग पेप्टाइड चेन है और एक और पेप्टाइड चेन दिख रहा है, हमें एक और पेप्टाइड चेन दिख रहा है, यहाँ पर एक ही पेप्टाइड चेन। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कब डेवलप होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कब डेवलप होता है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि एक अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड है, 3 अमीनो एसिड है, 4 अमीनो एसिड है, तो एवरी 4th अमीनो एसिड में एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। और इस बॉन्डिंग के कारण इस इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो स्ट्रक्चर बनता है वो अल्फा हेलिकल बनता है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को जो मैंने ऐसे बनाया है, इसे ऐसे भी तो बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसे नहीं बनाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि प्रोटीन में सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स ही पाए जाते हैं। राइट हैंडेड हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते। आप समझते हैं कि बीटा प्लीटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये क्यों डेवलप होता है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डेवलप होता है, जबकि बीटा प्लीटेड शीट जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एज वेल एज डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के कारण मौजूद होता है। मतलब यहाँ पर एक पेप्टाइड चेन है और यहाँ पे एक पेप्टाइड चेन है। ठीक है, डाइसल्फाइड को फिर आप ना समझें, ठीक है, आप सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखें। तो यहाँ पर एक पेप्टाइड चेन है और एक और इसके एडजेसेंट पेप्टाइड चेन है जो पैरेलली रन कर रहे हैं, और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में जो है वो क्या मौजूद है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। तो इसके कारण ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, इसके कारण ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, आप चाहो तो एक और बना लो, इसमें इनके बीच में ही बना लो। तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन ये सेम मॉलिक्यूल में बन रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है, जबकि ये इंटरमॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता किसके बीच में है, तो बेटा, तो एक तो हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सेम यहाँ पर भी, लेकिन बस वो इंटरमॉलिक्यूलर है। ठीक है, बीटा प्लीट, क्लियर है। चलिए, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन।
अब आते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। अब हम आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, टर्शरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या होगा कि जब प्रोटीन जो हैं वो कॉइल्ड अपॉन इटसेल्फ हो जाते हैं, कॉइल्ड अपॉन इटसेल्फ, मतलब कि वो जो पेप्टाइड की चेन है वो पेप्टाइड की चेन अपने ही ऊपर ऐसे कॉइल्ड हो जाए एंड गिव राइज टू अ स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब स्फेरिकल की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो एक 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे समझेंगे कि इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, मान लीजिए कोई चेन थी ऐसे लंबी सी, अगर कोई ये चेन थी, यहाँ पर एक अमीनो एसिड था, यहाँ 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 एक अमीनो एसिड था, तो अब ये वाला अमीनो एसिड और इस अमीनो एसिड के बीच में दूरी बढ़ गई है जब ये लीनियरली अरेंज्ड है। लेकिन अगर ये कॉइल्ड अपॉन इटसेल्फ हो जाता है, ऐसे एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है कॉइलिंग के कारण, तो ये जो है इनके बीच का डिस्टेंस घट जाता है। 3D स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि डिस्टेंट अमीनो एसिड जो हैं, जो दूर दूर पे अमीनो एसिड मौजूद है, डिस्टेंट अमीनो एसिड कम्स क्लोजर टू ईच अदर, कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा या एटलीस्ट सुना ही होगा जिसके नाम है एंजाइम। तो हम जानते हैं कि एंजाइम और कुछ नहीं, प्रोटीन ही होता है, ऑल्दो सारे एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं, तो इन एंजाइम्स पर एक्टिव साइट होता है। एक्टिव साइट क्या होता है बेटा, वो रीजन होता है एंजाइम का जिससे कोई सबस्ट्रेट आकर जुड़ता है। इसको अभी हम समझ लेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जो एंजाइम है या जो प्रोटीन है, क्योंकि एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन ही होता है, तो जो प्रोटीन है उनमें ऐसा स्ट्रक्चर होने के कारण जो डिस्टेंट अमीनो एसिड हैं वो पास पास में आ जाते हैं, और इनके पास पास में आने के कारण एक्टिव साइट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्टिव साइट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे इसको हम एक ग्राफिकली या आप कहें कि कार्टून के फॉर्म में अगर हम देखते हैं, तो एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस और एक इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस होता है, जिसके बारे में आप एंजाइम वाले टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम आने वाली वीडियो में वो टॉपिक भी देखेंगे। तो उसको कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है कि मान लीजिए कोई एंजाइम है, ठीक है, ये कोई एंजाइम है, इस पे ये जो रीजन है बेटा, ये जो रीजन है, इसी रीजन को हम कहते हैं, इसी रीजन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो ये एंजाइम की, ये एंजाइम है और एंजाइम का ये एक्टिव साइट है। इसी साइट पर बेटा, इसी साइट पर जो है कोई भी इसी साइट पर जो है कोई भी सबस्ट्रेट आकर जुड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्टिव साइट स्पेसिफिक होता है किसी भी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, मतलब कोई भी सबस्ट्रेट आकर इससे नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि इसका ये जो रीजन है, ये जो साइट है, बड़ा स्पेसिफिक है, कोई नहीं आगे जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे मैं एक सबस्ट्रेट बना दूँ, ये जाके यहाँ नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका साइट और इसका साइट अलग अलग है। तो ये एक्टिव साइट बनता कब है,
कि जब डिस्टेंट अमीनो एसिड पास पास में आ जाते हैं, और ऐसा कब देखने को मिलता है, जब प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके वजह से एंजाइम पे एक्टिव साइट आते हैं, और उससे जब है ये सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा और फिर एंजाइम अपना काम करके हट जाएगा, और ये सबस्ट्रेट पहल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझे। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है बेटा, वो कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन के सब यूनिट से बना होता है। जैसे मान लो कि ये कोई एक प्रोटीन था, टर्शरी प्रोटीन था, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन की एक यूनिट है। अब एक और यूनिट ऐसी ही कोई पॉलीपेप्टाइड चेन की आ जाए, ठीक है, और इसके साथ जुड़ जाए, एक और लेते आओ कोई भी चेन, ठीक है, कोई भी चेन जुड़ जाओ, तो ये जो प्रोटीन का अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो समझिएगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कोई एक पॉलीपेप्टाइड का चेन नहीं है, बल्कि बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन का सब यूनिट से बना है। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड जो एक सब यूनिट की तरह काम करते हैं, उनसे ये बना हुआ है। ठीक है, तो अब मिनिमम कितने होने चाहिए, तो मिनिमम कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन तो कम से कम होने ही चाहिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो सब यूनिट है, सर वो सब यूनिट हमेशा ही टर्शरी स्ट्रक्चर होंगे क्या, मतलब हमेशा क्या टर्शरी स्ट्रक्चर ही, कई सारे टर्शरी प्रोटीन ही मिलकर, 2 या 2 से अधिक टर्शरी प्रोटीन ही मिलकर क्या क्वाटरनरी बनाएंगे? नहीं, ये सब यूनिट अब प्राइमरी हो सकता है, ये सब यूनिट सेकेंडरी हो सकता है, और ये सब यूनिट टर्शरी भी हो सकता है। ठीक है, सब एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है बेटा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक प्रकार का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर शो करता है। मतलब कि अब ये 2 से ज़्यादा सब यूनिट का बना होगा। तो हीमोग्लोबिन जो है बेटा, वो 4 सब यूनिट का बना होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन के 4 सब यूनिट होते हैं, जिसमें से 2 सब यूनिट को हम अल्फ़ा सब यूनिट कहते हैं, और 2 सब यूनिट को हम बीटा सब यूनिट कहते हैं। और हर एक सब यूनिट में एक सेंट्रल मेटल आयरन मौजूद होता है। जैसे हीमोग्लोबिन के जो 4 पेप्टाइड चेन हैं, वो कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गया, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गया। तो इसमें से ये एक और एक ये बीटा चेन है, और एक ये अल्फ़ा चेन है। और ये है क्या, ये एक जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है। और ऐसे कितने पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब क्या है बेटा, अमीनो एसिड की लंबी सी चेन से बनी हुई लंबी सी चेन है। तो एक अमीनो एसिड की लंबी से बनी हुई चेन ये है, और इन सब में बीच में एक सेंट्रल एटम आयरन मतलब हिम पार्ट होता है। इन सब में एक सेंट्रल एटम हिम पार्ट होता है। ठीक, तो ये जो है, ये स्ट्रक्चर हुआ किसका, हीमोग्लोबिन का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका हुआ, ये हुआ हीमोग्लोबिन का। ठीक,
अगर आपको इसके बाद एक थोड़ा सा एडिशनल बात आप ये भी पढ़ लें कि अगर आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा जहाँ पे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर था और बीटा प्लीटेड शीट था, तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो कभी कभी जो है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का भी हो सकता है। जैसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो था, मान लीजिए कि ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ठीक है, ये एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, लेकिन ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बेटा एक ही पेप्टाइड चेन का बना है। अगर ये 2 पेप्टाइड चेन का बना हो और इसमें एक और पेप्टाइड चेन जोड़ दें, मतलब कि कुल कितने हेलिकल पेप्टाइड चेन हो गए, तो यहाँ पर 3 हेलिकल पेप्टाइड चेन हो गए, 3 हेलिकल पेप्टाइड चेन हो गए, ठीक है। और उससे मिलकर बना रहा है ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, ये कोलाजन का हेलिक्स, मतलब कोलाजन हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये कोलाजन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं, ठीक। कोलाजन बता रखा हूँ एनिमल वर्ल्ड का प्रोटीन है, कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है। प्रोटीन के फंक्शन की बात करते हैं, प्रोटीन के अब हम फंक्शन की बात करते हैं, जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा। फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम्स, मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं, है ना। एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ ऐसे भी एंजाइम है जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। और उसमें एक एग्जांपल आप याद रखेंगे, राइबोजाइम, मतलब राइबोजाइम एक एंजाइम तो है, लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का नहीं बना होता है, ठीक है। तो एंजाइम है एक फंक्शन, मतलब प्रोटीन एक्ट एज एन एंजाइम, कुछ एंजाइम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रिप्सिन, है ना, पैनक्रियाटिक एंजाइम, डाइजेशन वगैरह में मदद करता है। दूसरा ये जैसे आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो पढ़ते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, या इन्हीं को जिसे आप एंटीबॉडीज़ कहते हैं बेटा, तो वो और कुछ नहीं, वो प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हमको डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करते हैं, है ना, बीमारियों से बचाते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो होता है बेटा, ये सिक्रीट किए जाते हैं लिम्फोसाइट्स से, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, WBC के टाइप हैं ये, उनके द्वारा, ठीक है। बाकी आपने एक प्रोटीन पढ़ा कोलाजन, तो उसका भी फंक्शन देख लेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, तो बोन वगैरह टेंडन लिगामेंट को बनाने में काम आता है। इसके अलावा प्रोटीन के और भी कई सारे फंक्शन हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप फंक्शन और भी याद करके इधर उधर से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ और रैंडम बातें कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। जैसे रैंडम बातें, एक प्रोटीन होता है बेटा कैसीन, जो कि एक मिल्क प्रोटीन है, ठीक है, मिल्क प्रोटीन है। और ये कंजुगेटेड प्रोटीन है ना, फॉस्फोप्रोटीन है ये, ठीक है, जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है आपका क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। मिल्क प्रोटीन है, ये आप याद रख लेंगे। और इसका इस्तेमाल ब्यूटी क्रीम्स या लोशन शैम्पू बनाने वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन में एक प्रोटीन है बेटा रेनिन, एक रेनिन अलग होता है, RENNIN, वो अलग होता है जो डाइजेशन में होता है। एक रेनिन ये होता है, ठीक है, जो ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, ऑस्मो रेगुलेशन, है ना, वाटर आयन बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। और कहाँ से सिक्रीट होता है,
तो किडनी में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जब ह्यूमन एक्सक्रीशन हम समझेंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल है ना, वहाँ से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो कैसिन हो गया, रेनिन हो गया, ठीक है, इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन, कोलेजन वगैरह हो गया। तो ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। जैसे 2-3 और प्रोटीन नाम लिख लेंगे, जैसे फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन वगैरह, थ्रोम्बिन वगैरह। तो ये सब वो प्रोटीन हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ठीक है। थ्रोम्बिन लिख लेंगे, थ्रोम्बिन। तो ऐसे बहुत सारे और भी प्रोटीन हैं जिनके बारे में हम छिटपुट इधर उधर अलग अलग चैप्टर में और पढ़ेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ठीक है, डिटेल्ड कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ छूट गया तो आप NCERT जरूर पढ़ें इसके अलावा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो हम और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।